बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चरर केमिस्ट्री की जो रिसेंट होने वाली रिक्रूटमेंट्स हैं, जिसके लिए एचडी ने पीपीएससी को लिख दिया हुआ है और लेक्चरर की कुछ जॉब्स अनाउंस होने वाली हैं। होप कल संडे को या नेक्स्ट संडे को उसका इश्तिहार अखबारात में पब्लिश हो जाएगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक उसका मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट और टेस्ट प्रिपरेशन का जो मेथड है उसके ऊपर डिस्कस करूँगा आज। कि टेस्ट के अंदर ख़ास तौर पर टेस्ट के दौरान, टेस्ट की प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है, आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं और फिर उसको टेस्ट के अंदर यूटिलाइज़ कैसे करना है, टेस्ट को फर्दर आप लोगों ने अटैम्प्ट कैसे करना है और टेस्ट अटैम्प्ट करने से पहले, टेस्ट अटैम्प्ट करने के दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। और अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है, इंशाल्लाह हो जाएगा, तो टेस्ट क्लियरेंस के बाद इंटरव्यू के दौरान जो हम लोग बहुत ज़्यादा गैर मामूली गलतियां करते हैं, उनमें से चंद एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इंटरव्यू के दौरान क्या केयर करनी है, किस तरह से हम लोगों ने इंटरव्यू में अपीयर होना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि आइंदा कुछ लेक्चर्स के अंदर मैं आप लोगों को टेस्ट प्रिपरेशन, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जिसके मुताबिक हम लोगों ने इसकी तैयारी की थी या जिस तरह से हम लोग टेस्ट देते रहे हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अगली 2-3 वीडियोस के अंदर, या उसके टेस्ट प्रिपरेशन का कोई मेथड और तरीक़ाकार, उसको हम लोग डिस्कस करते जाएँ, उसके कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करें। तो स्टे इन टच। हम लोग इंशाल्लाह टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ख़ास तौर पर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोस और ये लेक्चर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। टेस्ट प्रिपरेशन में सबसे पहले टेस्ट मेथडोलॉजी क्या होती है या रिक्रूटमेंट का मेथड क्या होता है, ये आप लोग ज़्यादातर आप में से जानते होंगे कि जब हम लोग रिक्रूटमेंट होती है तो उसके लिए एक मेरिट तरतीब दिया जाता है। पीपीएससी जिन कैंडिडेट्स का टेस्ट लेता है, टेस्ट के बाद, रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद मेरिट बनाया जाता है और मेरिट में 200 मार्क्स का मेरिट कंसीडर किया जाता है। उसमें से आप लोगों ने मार्क्स लेना होते हैं। रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का होता है, 90 मिनट्स में इसको अटैम्प्ट करना होता है। यूजुअली आप लोग टेस्ट के लिए आधा घंटा पहले पहुंचते हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर में। फॉर्मेलिटीज़ एट्सेट्रा उससे पहले आधे घंटे में कंप्लीट होती हैं। वो आपका आईडी कार्ड चेक करते हैं, उसके बाद अटेंडेंस हो जाती है और उसके बाद आपको आंसर शीट्स और क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, जो आपने 90 मिनट्स में करना होता है। 100 MCQs को 90 मिनट्स में क्वाइट ईजीली किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हर एक MCQs को अच्छी तरह से पढ़ें, उसका आंसर देते जाएँ। जिसका आंसर आपको एक्यूरेटली आता है, सबसे पहले उन आंसर्स को टिक करें, वो आंसर्स देते जाएं। और मेरे ख़्याल में वो आंसर्स, वो क्वेश्चन बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं करने चाहिए जिनका आपको आंसर नहीं आता या आपको नहीं पता या जिनके ऊपर टाइम लग रहा है, आप वो छोड़ते जाएं। आप श्योर करें, मेक श्योर कि आपने 60-70 के करीब MCQs जो आपको मुकम्मल तौर पर पहले आते हैं, उनको आपने टिक कर लिया हुआ है। और ये टेस्ट जो है वो एकेडमिक्स इसमें होता है तकरीबन 80 मार्क्स का और 80%, और बाकी 20 MCQs जो हैं वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड होते हैं। और जनरल नॉलेज भी रिसेंट जो इंसिडेंट हो रहे होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। जैसे कोई अगर क्रिकेट मैच हुआ है, कोई फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे। जो रिसेंटली कोई ज़लज़ला वगैरह आया है, कोई मून एक्लिप्स एट्सेट्रा, या सोलर एक्लिप्स का कुछ प्रोसेस है, तो इनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो यूजुअली जो लोग थोड़ा सा न्यूज़पेपर के साथ या अखबारात के साथ इन टच होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती जनरल नॉलेज के क्वेश्चन करने में, या डेली लाइफ साइंसेज में से भी कुछ क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट करना होते हैं। तो 20 मार्क्स का वो होता है, 80 मार्क्स का आपका जस्ट रिलेटेड टू केमिस्ट्री होगा। और केमिस्ट्री का जो हमें अंदाज़ा है, ज़्यादातर फ़िज़िकल केमिस्ट्री को टच किया जाता है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री के भी जो चैप्टर्स हैं आपके सोल्यूशन की केमिस्ट्री पूछी जाती है। उसके अलावा जो केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों के कोलाइडल सॉल्यूशंस एट्सेट्रा, इसके साथ साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री
इनको टच किया जाता है। और सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, एफएससी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप एफएससी के हर टॉपिक को थोड़ा सा एडवांस लेवल पर पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद, और टेस्ट के 50 मार्क्स यानी आउट ऑफ 100 आपने जितने मार्क्स लिए होते हैं उनके हाफ कंसीडर होते हैं मेरिट बनाने में। एकेडमिक्स के 40 मार्क्स होते हैं जो डिवाइडेड है, मैट्रिक के 6 मार्क्स हैं, उसमें एफएससी के कुछ 7 मार्क्स हैं। इसके अलावा बीएससी जिन्होंने 2 साल बीएससी की हुई है उसके कुछ मार्क्स हैं 11 के करीब, और 16 मार्क्स एमएससी के होते हैं। और जिन लोगों ने बीएस किया हुआ है 16 + 11 लास्ट वाले जो 27 मार्क्स हैं उनको बीएस में 27 मार्क्स मिलते हैं, और ये टोटल मिलाकर 40 मार्क्स बनते हैं। अगर सब लोगों की उसमें फर्स्ट डिवीज़न है या अच्छे मार्क्स हैं तो 40 के 40 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। किसी की कोई सेकंड डिवीज़न कहीं पर या बी ग्रेड या सी ग्रेड या इवन एमएससी के अलावा पिछली किसी डिग्री में आपका डी या ई ग्रेड भी है तो उसके मार्क्स कुछ हद तक कम हो जाते हैं। मतलब ओवरऑल इन 40 नंबरों में से ये जो एकेडमिक्स के 40 नंबर हैं, हर कैंडिडेट कोई 30 से लेकर 36 के दरमियान मार्क्स ऑब्टेन करता है। लिहाजा यहाँ पर आपके मेरिट में कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता एकेडमिक्स के मार्क्स में। जो टेस्ट मार्क्स होते हैं उसमें आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स लेना ज़रूरी होता है कि टेस्ट मार्क्स 50 कंसीडर किए जाएंगे। सपोज़ आप 100 में से 60 मार्क्स लेते हैं तो इसका मतलब है आपके 30 मेरिट में ऐड होंगे। 100 मार्क्स इंटरव्यू के होते हैं, और इंटरव्यू का सिनेरियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये 100 मार्क्स आप किस तरह से लेते हैं। इसके अलावा 10 नंबर होते हैं जो क्लेम्ड मार्क्स लिए जाते हैं। मतलब ऐसा कोई कैंडिडेट जिसके पेरेंट्स में से किसी की ड्यूरिंग सिविल सर्वेंट, उनके पेरेंट्स में से कोई सिविल सर्वेंट था और ड्यूरिंग जॉब उनकी डेथ हो गई है तो वो 10 मार्क्स क्लेम कर सकते हैं। इस तरह टोटल 200 नंबर बनता है, और इन 200 नंबर में से आपने मार्क्स लेना होते हैं जो फाइनल मेरिट के लिए आपके कंसीडर किए जाते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करना हर एक सेक्टर में ज़रूरी है। एकेडमिक्स का आपके इख्तियार में नहीं होता, वो जो कुछ होना था हो चुका हुआ है, लेकिन टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स आप अभी भी बना सकते हैं। और एकेडमिक्स के मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा वरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के जैसा भी एकेडमिक्स है, मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, एमएससी में जैसे भी मार्क्स हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कॉन्फिडेंटली आप जाकर टेस्ट में अपीयर हों, और ये आपको इफ़ेक्ट नहीं करते इतना ज़्यादा। आपको इफ़ेक्ट करेगी आपकी अपीयरेंस, आपका टेस्ट के अंदर जाना, टेस्ट के अंदर परफॉर्म करना, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। रिटन टेस्ट जो 100 MCQs 80 सब्जेक्ट रिलेटेड, 20 जनरल नॉलेज रिलेटेड होता है। अच्छा, रिटन टेस्ट से मुतल्लिक आजकल बहुत ज़्यादा आम है, डोगरसन्स की बुक्स आई हुई हैं, MCQs प्रिपेयर कर लें क्योंकि MCQs का टेस्ट होना है। मेरे नज़दीक आपको MCQs प्रिपेयर करने के लिए, टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए उनको काउंट नहीं करना चाहिए, या ऐसी बुक्स को नहीं लेना चाहिए। इन बुक्स को अगर आपने लेना है तो अपनी प्रिपरेशन को इवेल्यूएट करने के लिए लें। मतलब पहले आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया हुआ है टेस्ट सपोज करें, तो आप उसको प्रिपेयर करने के बाद अगर इवेल्यूएट करना चाहते हैं कि मुझे कितना आता है, तो आप लोग उन बुक्स को कंसल्ट करें। आप MCQs बुक्स लें मार्केट से और उनको कंसल्ट करते जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें कि मुझे सिर्फ MCQs की ही तैयारी करनी है तो मेरे नज़दीक ये कोई अच्छा मेथड नहीं है। डोंट गो फॉर द MCQs प्रेपरेशन, प्रिपेयर थॉरोली। और जो प्रेपरेशन आपने करनी है, थरोली प्रिपेयर करना है। टेक एफएससी बुक्स, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक लेकर बैठ जाएं। उनके एक पेज पर जितना बुक वाले ने लिखा हुआ है उतना साइड्स पर आपका लिखा होना ज़रूरी है। आप उसका हर एक पॉइंट निकालें, आप उसमें से हर एक कॉन्सेप्ट निकालें, उसमें से जो आपको नहीं पता चलता वो पूछें, और हर एक कॉन्सेप्ट को हर पेज में से 8-10 चीज़ें आपको निकालनी चाहिए जिनको आप हाईलाइट करते जाएं और उनको प्रिपेयर करें, और थरोली एफएससी का पूरा सिलेबस प्रिपेयर करें। एफएससी का सिलेबस प्रिपेयर करने के साथ साथ आई एडवाइज यू के बहुत अच्छी बुक्स हैं फेडरल एफएससी की। फेडरल का जो एफएससी का सिलेबस है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, वो बुक्स डिफरेंट हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक से। फेडरल की बुक्स बहुत कंसेप्चुअल बुक है। आपको चाहिए कि मार्केट से फेडरल की एफएससी की दोनों बुक्स ले लें, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की। जैसे आप लोगों ने एफएससी की बुक्स को प्रिपेयर किया हो, वैसे ही वो फेडरल की बुक्स में से भी आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें अपने,
और थरोली उसको स्टडी करें। हर टॉपिक को थरोली स्टडी करते हुए आप उसको अंडरलाइन करते जाएं, उसमें से पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाएं। ये बुक्स प्रिपेयर करने के बाद देन गो फॉर द MCQs। फिर आप क्या करें, किसी भी एकेडमी के बने हुए MCQs ले लें। आपको MCQs की बुक्स मार्केट से मिल जाती हैं, आप उनकी MCQs की बुक्स ले लें। और जो एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन की बुक्स हैं वो मार्केट से मिल जाती हैं, आप वो बुक एक दो लेकर उसके कंसल्ट करें। और आप अपनी प्रिपरेशन के लेवल को चेक करने के लिए ये है। और एक बुक मेरे जैसे जेन में आता है, मैं आपको नाम बताता हूँ। इंडियन ऑथर्स की बुक हैं 2। इंडिया में FSC को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को पढ़ाई जाती हैं। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर प्री यूनिवर्सिटी बुक्स के नाम से अवेलेबल हैं। मैं इसका टाइटल पेज आपको शेयर कर दूंगा, और इसके ऑथर्स वगैरह भी एक्सीलेंट बुक्स हैं। हर टॉपिक जो हम लोग FSC में पढ़ते हैं उनमें इतने ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप लोग भूल जाएंगे कॉन्सेप्ट्स का लेवल, और कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं आपको ये बुक्स देखकर पता चलेगा। इतनी प्यारी बुक्स लिखी हुई हैं। तो हर एक टॉपिक को इन 2 बुक्स से कंसल्ट करें। ये मार्केट में अवेलेबल है। 800-900 की एक बुक आ जाती है। फर्स्ट ईयर प्री यूनिवर्सिटी के नाम से, सेकंड ईयर प्री यूनिवर्सिटी के नाम से ये बुक है। दीज आर द बुक्स ऑफ सिनगेज, CENGAGE, सिनगेज लर्निंग बेस, अ टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री सेकेंड ईयर प्री यूनिवर्सिटी। और इसका ऑथर है एथल विश्वंथिया सोनर, मैरुति गिरजिया सोनर। दीज आर द 4 ऑथर्स ऑफ दिस बुक। तो ये इजीली मार्केट में पाकिस्तान में अवेलेबल है। आप किसी भी अच्छी मार्केट से, बुक्स की मार्केट से, या लाहौर उर्दू बाज़ार से ये बुक्स अवेलेबल हैं, वहाँ से मिल जाती हैं। 1000 के करीब एक बुक की प्राइस होगी। तो दोनों बुक्स ये आप अपने पास रखें और इनसे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए ये बहुत अच्छी बुक्स हैं केमिस्ट्री लर्निंग में। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि रिटन टेस्ट तो होगा इन MCQs का, और रिटन टेस्ट में हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें, रिटन टेस्ट को प्रिपेयर कहाँ से करना है। FSC का सिलेबस सारा थरोली करें, एटलीस्ट FSC का सिलेबस लाजमी करें, और हर टॉपिक को थोड़ा सा अगर एडवांस लेवल पर ले जाएं, BS का टच उसको दे दें। सपोज एंट्रोपी का लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है FSC में, लेकिन एंट्रोपी को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ उसने, तो आप क्या करें, एंट्रोपी है क्या चीज़, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एंट्रोपी क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एंट्रोपी क्या होती है। इसी तरह FSC में गिब्स फ्री एनर्जी का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया है, इसके बारे में कोई डेफिनेशन या इसको कोई एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। तो जो टर्म FSC में यूज़ की हुई है उसको आप थोड़ा सा BS लेवल पर उसकी डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट्स बनाने की कोशिश करें। मीन आप FSC के हर टॉपिक को टू सम एक्सटेंट एडवांस लेवल दे लें, उसको BS में से भी कुछ थोड़ा सा टच दें और उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। उसके बाद हमने बात की FSC की बुक्स के साथ साथ आप फेडरल की FSC की बुक्स तैयार करें। और फिर मैंने आपको बुक्स बताई हैं 2, सिनगेज लर्निंग की, CENGAGE, सिनगेज लर्निंग की ये 2 बुक्स हैं। अ टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर प्री यूनिवर्सिटी एंड अ टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री सेकेंड ईयर प्री यूनिवर्सिटी। और इनका जो मेन ऑथर है वो एथल, AITHAL, एथल है। ये दोनों बुक्स प्रिपेयर करें, ये दोनों बुक्स मार्केट से लें, इससे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे प्रिपेयर होते हैं, बहुत प्यारी लिखी हुई बुक्स हैं। तो होप ये इन बुक्स से तैयारी करने के बाद, FSC का सिलेबस प्रिपेयर करने के बाद आप लोगों का इंशाल्लाह रिटन टेस्ट क्लियर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिटन टेस्ट बहुत ईजी होता है, FSC लेवल का होता है, घबराना नहीं है। उसमें जाकर हाथ नहीं कांपने चाहिए आपके, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं उसका लेना, और ये जहन में रख के जाना है जब प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन करनी है, तो तब आपके जहन में ये होना चाहिए कि डू और डाई। लेकिन जब आप लोगों ने रिटन टेस्ट देने के लिए जाना है, तब आपके कतन ये जहन में नहीं होना चाहिए कि ये अगर टेस्ट क्लियर नहीं होता तो हम लोग मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऑल एटसेट्रा। जस्ट टेक इट कैजुअल, और रिटन टेस्ट आप इजीली आराम से बैठ के हौसले के साथ, क्वेश्चन आते हैं जितने उनका आराम से कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दें, और आंसर देने के साथ साथ बाकी जो गलत हैं उनको करते जाएं। एक और चीज़ मैं सुजेस्ट करूंगा, जिसका बिल्कुल आपको नहीं पता MCQs में, जिस MCQs का आपको बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि ये क्या है, उसका बिल्कुल आंसर ना दें, उसको ना अटेम्प्ट करें। लेकिन जो MCQs आपको लग रहा है कि ये 2 में से कोई एक आंसर है,
मतलब 4 ऑप्शन उसके दिए हुए हैं, 2 का तो आपको नहीं पता, बिल्कुल आप रिजेक्ट कर देते हैं कि ये 2 तो इससे रिलेटेड नहीं है। तो स्टेटमेंट से रिलेटेड ही ना 2 में से कोई आंसर बनता है, उसका आंसर लाजमी दें। आपको पता है कि टेस्ट में -0.25 मार्क्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया। तो ऐसा ना करें कि 60 तो आपने बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दे दिए हैं, लेकिन बाकी 40 पे जो आंसर निशान लगा रहे हैं, एम तुक्के के साथ जो निशान लगा रहे हैं, वो 40 के 40 आपके गलत हो जाएं, तो 60 में से भी 10 नंबर आपके कम हो जाएंगे। तो वैसे तो ये कहा जाता है कि 50% मार्क्स इसमें पासिंग मार्क्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू के लिए एक सीट के लिए 5 लोगों को लेना होता है। यूजुअली पीपीएससी का तरीकाकार ये है कि एक सीट के लिए 5 लोगों को उन्होंने लेना है। फॉर एग्जांपल फ़ीमेल की 100 सीट्स हैं केमिस्ट्री की, तो 500 लोगों को टॉप 500 रिटन टेस्ट में जो लोग मार्क्स लेंगे उनको लिया जाएगा टेस्ट के लिए, उनको इंटरव्यू के लिए बुलवाया जाएगा। तो टॉप 500 मार्क्स जो हैं, अगर टेस्ट इजी हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि 90 प्लस वाले हों, और अगर टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है तो ये भी हो सकता है कि 50 प्लस वाले, 50 मार्क्स या 60 मार्क्स वाले भी उसमें कंसीडर हो जाएं। तो सो आपने जहन में रखना है कि टॉप 500 कैंडिडेट में आपने आना है, इतनी अच्छी आपकी टेस्ट की तैयारी हो कि जिसकी 100 सीट्स हैं उसने टॉप 500 में, और मेल की आई थिंक 75 के करीब सीट्स आ रही हैं, तो 75 अगर हैं तो उनको आना होगा 150 टॉप 300 कैंडिडेट के अंदर। तो हर सीट के लिए टॉप 375 कैंडिडेट के अंदर, तो हर सीट के लिए 5 लोगों को बुलवाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। 5 में से एक ने सिलेक्ट होना है, तो आपको उन 5 लोगों में अपीयर होना चाहिए। मीन्स अगर 100 सीट्स हैं तो 500 पहले कैंडिडेट में, फर्स्ट 500 कैंडिडेट में आपको आना चाहिए टेस्ट में, रिटन टेस्ट में आपके इतने मार्क्स हों। तो सो जिन आंसर्स का आपको बिल्कुल नहीं पता, जिन एमसीक्यूज़ का आपको बिल्कुल नहीं पता, उनको अटैम्प्ट ना करें। जिनमें आपको लगता है 50-50 के ये 2 में से कोई आंसर है, उसका रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज ज़्यादा आपकी फेवर में है, 50% आपकी फेवर में है। रिटन टेस्ट में फुली हम लोगों ने पहले बात कर चुके हैं, एफएससी का टिप सिलेबस फुली प्रिपेयर, हर टॉपिक को एडवांस लेवल तक लेके जाना है, बीएस लेवल तक पढ़ना है। फेडरल की एफएससी की बुक्स तैयार करें, एमसीक्यूज़ बुक्स को सिर्फ अपना प्रेपरेशन लेवल चेक करने के लिए यूज़ करें, लेकिन उनको कभी भी आप लोग एमसीक्यूज़ बुक को प्रेपरेशन के लिए इस्तेमाल ना करें। और र्यूमर्स एट्सेट्रा, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आप लोग प्रेपरेशन तैयारी कर रहे होते हैं, टेस्ट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो लोग बातें कर रहे होते हैं जी वहाँ तो सिफारिशें चल जाती हैं, फ़लाँ कर सिफारिश से पास हो जाता है, ये वो है, पैसा लगता है। नो, नॉट एट ऑल। मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि वहाँ फ्री एंड फेयर चेकिंग होती है। बहुत कम चांसेस, पॉइंट समथिंग में चांसेस होंगे अगर कोई अप्रोच भी करता है, या कभी ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यू में आप लोग गए और लकीली आपका, वो भी आपको पहले पता नहीं होगा, आप लकीली इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका कोई सुपरवाइज़र या आपका कोई टीचर आगे इंटरव्यू पैनल में बैठा होता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर सकते आपके इंटरव्यू के अंदर। एक्चुअली मेंबर जो बैठा होता है इंटरव्यू में वो ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है। तो सो इस किस्म की रूमर्स के ऊपर आपने नहीं जाना। और अपने एकेडमिक्स मार्क्स डिवीज़न मैंने पहले भी बात की है, उनको जहन में नहीं रखना। मतलब आपकी मैट्रिक में या एफएससी में कहीं 2nd 3rd डिवीज़न है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो क्राइटेरिया है वो ये है कि एमएससी में, मास्टर्स में या बीएस लेवल जब आपने बीएस किया तो आपकी जो फाइनल डिग्री है उसमें आपके मार्क्स 2nd डिवीज़न एटलीस्ट होनी चाहिए। अदरवाइज़ पिछली जो भी डिवीज़न्स हैं वो इतना ज़्यादा काउंट नहीं करते आपके एकेडमिक्स मार्क आपका मेरिट बनाने में। सो डोंट वरी फॉर दोज एंड प्रिपेयर योर टेस्ट। इंटरव्यू सिनेरियो यूजुअली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने जो अपनी ज़ात पर अगर इसको अप्लाई करूं तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं कि मुझे पहले नहीं पता था कि इंटरव्यू का सिनेरियो क्या होता है, सीन वहाँ पर क्या होता है, इंटरव्यू कैसे हो रहा होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक्चुअली जब आप लोग इंटरव्यू के लिए एंटर होते हैं, आपको पहले सुबह 7 बजे 8 बजे जाकर लाइन में लगना पड़ता है। आप इंटरव्यू के लिए एंटर होते हैं, आपका इंटरव्यू कहीं 10 बजे जाकर स्टार्ट होना है, तो दरमियान में जो 1 घंटा 1.5 घंटा होता है वो आपसे डॉक्यूमेंट्स आपके ले रहे होते हैं। और डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने पहले से आपको लिखा हुआ होता है कि 2 कॉपीज़ आप सारे डॉक्यूमेंट्स की टेस्टेड कॉपीज़ साथ लेकर आएँ, अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर आएँ,
और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे लेकर आएँ। तो वो लोग आपसे डॉक्यूमेंट्स लेकर रख लेते हैं। अब हम क्या होता है, हम लोग लेकर जा रहे होते हैं अपने सारे जो मेरे स्पीच, सपोज़ मैंने अगर स्पीच में टॉप किया है मैट्रिक में कहीं या एफएससी में, या मैं बहुत अच्छा एथलीट था तो कहीं मेरे पास वो सर्टिफिकेट है, तो हम वो भी साथ लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है, वो जब डॉक्यूमेंट्स रिसीव करके रखते हैं तो वो आपसे सिर्फ एकेडमिक्स के डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। वो आपकी स्पीचेस वगैरह, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह, वो हर चीज़, या आपकी कोई पब्लिकेशन है, पेपर पब्लिकेशन, वो हर चीज़ आपको निकाल के दे देते हैं बाहर के, ये हमने नहीं रखना। वो जस्ट आपके एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स लेकर रख लेते हैं और उसकी कॉपियाँ लेकर रख लेते हैं, बाकी सब कुछ उसमें से निकाल देते हैं। अब वहाँ मुझे प्रॉब्लम ये हुई थी कि वो मैंने निकाल दिए और उसके बाद मुझे ये लगा कि ये मैं तो कहीं भी अपीयर नहीं कर सकता और इसको नहीं दे सकता, तो आगे वो फिर इंटरव्यू में मैं पेश भी नहीं कर सकता, और ना ही जो इंटरव्यू पैनल था उसको मेरे बारे में ये पता चल सकता है या चलेगा कि वो मेरे साथ कोई एक्स्ट्रा ऐसे पेपर्स भी हैं जिनको मैं लेकर आया हूँ या वो मुझे सपोर्ट करते हैं जॉब के लिए। तो आप लोगों ने करना ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिए, वो दे दिए। जो कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है आपके पास कोई स्पीच का सर्टिफिकेट है, आपके पास कोई बैतबाजी का, कोई आपके पास शायरी का, पोइट्री का, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का है, स्कूल लेवल का, कॉलेज लेवल का, यूनिवर्सिटी लेवल का, वो अपने साथ रखना है। पब्लिकेशन कोई है आपकी, वो अपने साथ रखनी है। कहीं का कोई एक्सपीरियंस है आपके पास तो उसका एक्सपीरियंस लेटर वैसे ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर है तो आप अपने पास रखें उसको। और इस तरह का कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए इंटेलेक्चुअल लेवल को शो करता है या मेरी परफॉर्मेंस को, बेटर परफॉर्मेंस को शो करता है, उसको आपने अपने पास रखना है। जैसे ही आपको इंटरव्यू के लिए अंदर पैनल के पास बुलाया जाएगा, आप पैनल में जाते हैं, चेयरमैन सामने बैठा होता है, वो मेंबर होता है पीपीएससी का, और यूजुअली उसकी लेफ़्ट साइड पर दो लेक्चर प्रोफेसर लेवल के लोग जो उस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो बैठे होते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर लेवल के लोग होते हैं, रिटायर्ड भी हो सकते हैं, अदर सर्विस भी हो सकते हैं। और उसकी राइट पर कभी होता है कभी नहीं होता, एक साइकेट्रिस्ट बैठा होता है। जाते ही जब आप एंटर होते हैं तो आप उनको अपने वो डॉक्यूमेंट्स पेश कर दें, चेयरमैन को के सामने वो रख दें। अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई है वो, आपने कोई पेपर पब्लिकेशन है वो, आपका कोई भी डिस्टिंक्शन है वो आप लेटर उसके सामने रख दें। अब वो आपसे सबसे पहले कहता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप कोई 2-3 मिनट का अपना इंट्रोडक्शन लाजमी प्रिपेयर करके जाएं। उसमें अपना नेम, आपने कहाँ से तालीम की हासिल की, आपके अब्बू क्या करते हैं, आपका काम क्या है, आप किस तरह के स्टूडेंट थे, आपके शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, ऑनेस्टली बताने चाहिए। उसके अंदर आपको पहले 2-3 मिनट 4 मिनट्स के अंदर ये चीज़ें बताने चाहिए। उसके बाद वो कोई 1-2 नॉर्मल क्वेश्चन कर भी लेता है, जनरल क्वेश्चन करता है। जनरल क्वेश्चन करने के बाद वो आपको हैंड ओवर कर देता है टूवर्ड्स द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। अब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट यूजली आपसे 3-3 4-4 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का आंसर कॉन्फिडेंटली दें अगर आपको आता है, नहीं आता तो जस्ट से सॉरी। उसको घुमा फिरा कर या गलत आंसर देने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपका नॉलेज का लेवल वो चेक कर चुके हैं आपके रिटन टेस्ट से। अब उन्होंने जो चेक करना है वो आप लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना है कि आप किसी जगह पर खड़े होकर क्या डिलीवर कर सकते हैं, आप क्लास के अंदर क्या डिलीवर कर सकते हैं। सो जो क्वेश्चन का आंसर आपको आता है वो बहुत अच्छे तरीके से आंसर दें। अगर क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो आप उसको फुली एलेबोरेट करें, अपने हाथों के इशारों से भी बताने की कोशिश करें, लेकिन बहुत ज़्यादा इशारे भी नहीं देना, वो भी नेगेटिव मार्किंग में जाते हैं, बट वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी शो करते हैं। हाथ बांध कर नहीं बैठना, रिलैक्स बैठना है चेयर के ऊपर। और इस तरह वो सब्जेक्ट्स के बाद फिर वो साइकेट्रिस्ट आपसे कोई क्वेश्चन करता है। साइकेट्रिस्ट जो है वो यूजुअली क्वेश्चन करता है आपके इलाके के बारे में। आप जिस इलाके में रहते हैं आपने इंट्रोड्यूस किया हुआ होता है, वहाँ कोई मशहूर चीज़ है उसके बारे में पूछ लेगा। लाइक मुझसे पूछा गया था कि मेरे गांव में गाफ बे साथ लगता है, तो वो गाफ बे क्या है, तो मैंने बताया जी गुगेरा ब्रांच नहर उसको सराब करती है। फिर वो उसने पूछ लिया ये गुगेरा क्या है, कहाँ है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मल
आपसे पूछे जाते हैं, जो आपके इलाके से रिलेटेड, लोकेलिटी से रिलेटेड होते हैं या आपके इर्द गिर्द से रिलेटेड होते हैं। और यूजली अगर थोड़ा सा आपके साथ इंटरेस्टेड हो चेयरमैन, तो वो उसके बाद 1-2 क्वेश्चन चेयरमैन दोबारा फिर करता है, फिर वो आपको परमिशन दे देते हैं कि यू मे गो नाउ। और कुछ प्रिकॉशंस हैं, आम तौर पर अवेलेबल हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। बहुत कैजुअल आपको नहीं जाना चाहिए इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू के मुताबिक आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए। आपको लुक वाइज आपको लगना चाहिए अगले लोगों को कि आप जा रहे हैं इंटरव्यू में, तो आपका वैसा अंदाज़ होना चाहिए आप इंटरव्यू में पेश होने वाले हैं। और उसके बाद आप इंटरव्यू में ड्रेसिंग मैटर करती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने 2 टेस्टेड कॉपीज़ अपने आप को पहले 5 मिनट में, मैंने जो सब कुछ दिया है वो उसकी समरी कुछ हद तक यहाँ गिवन है। क्लोथिंग और आपकी आउटलुक मैटर करती है, मतलब आपको नज़र आना चाहिए कि आप सीरियस हैं जॉब के लिए, आप जॉब करना चाहते हैं और आप उसके मुताबिक अपनी अपीयरेंस बना कर आए हैं, तो बिल्कुल कैजुअल आपको नज़र नहीं आना चाहिए। अगर आपको अपने थीसिस के ऊपर मुकम्मल तौर पर, आपने जो थीसिस जो रिसर्च वर्क किया है उसको मुकम्मल तौर पर आपने बहुत अच्छे तरीके से किया, उसमें से हर चीज़ आपको आती है, फिर आप अपना थीसिस साथ लेकर जाएं कि वो उसमें से आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं। अदरवाइज़ आप अपना थीसिस बिल्कुल ना साथ लेकर जाएं और उनको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन या जो भी जनरल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपसे पूछने दें। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, गेट प्रेयर्स ऑफ योर पेरेंट्स, उनकी खिदमत करें, उनसे दुआएं करवाएं। उसके अलावा हर रोज़ नमाज के साथ 2 नफल नमाज हाजत लाजमी पढ़ें कि 50% इंसान का किरदार होता है, 50% तक आप मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, और बाकी 50% जो है वो मुक़द्दर तकदीर होती है जिसको दुआओं ने आपके हक़ में करना होता है। जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया था कि ये मुक़द्दर क्या है, तकदीर क्या है, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि अपना एक पाँव ऊपर उठाओ। शख्स ने एक पाँव ऊपर उठाया, अब फरमाया कि दूसरा पाँव ऊपर उठाओ, तो वो शख्स कहने लगा कि मैं दूसरा पाँव तो उठाने के काबिल नहीं हूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब था कि यही मुक़द्दर है, यही तकदीर है कि आप एक पाँव तो अपनी मर्ज़ी से उठा सकते हैं, लेकिन दूसरा पाँव उठाना वो तकदीर है, मुक़द्दर है। तो दुआ करें, दुआ करवाएं लोगों से। 2 रकात नमाज नफल हाजत की लाजमी पढ़ें, हर रोज़ पढ़ें जब तक आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट नहीं आता। और हम लोग आगे कुछ लेक्चर्स के साथ, कुछ प्रिपरेशन के मेथड्स के साथ, कोई टॉपिक अगर इम्पॉर्टेंट लगा मुझे कि ये डिस्कस करने वाला है, तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ गुड